ओके, तो हम यहाँ तक ऑलरेडी पेज नंबर 94 तक ऑलरेडी हमने डन कर लिया था। ठीक है, 94 तक हुआ था, झूठे 93 तक हुआ था ना, 93 तक हुआ था। ठीक है, अब हम करने वाले हैं फिगर इट आउट। ठीक है, तो इस फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ओके, इस रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारे एंगल हैं, सारे एंगल को तुम्हें फाइंड करना है। आराम से कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैम? चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारा कुछ इस तरीके से ड्राइंग है 1 नंबर का। ठीक है, तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से है हमारा, दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पर डायगोनल इस तरह खींचा गया है, इसका नाम दिया गया है कि कुछ ABCD। बोला कि ये जो एंगल है बेटा ये 30 है, और इसके साथ साथ ये मार्क किया गया है, इसका मतलब क्या है? चारों इक्वल है। इसका मतलब क्या है? चारों इक्वल है। ठीक है बच्चे, ओके। अब सारे एंगल को मुझे पता लगाना है। देखो, ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है कि नहीं बताओ? अगर ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो ये साइड सेम है, तो अगर ये साइड और ये साइड सेम है तो इनका फ्रंट वाले एंगल भी सेम होंगे कि नहीं बताऊँ? तो इसका फ्रंट वाला जितना होगा इसका फ्रंट वाला उतना होगा। तो अगर इसका फ्रंट वाला हो रहा है 30 तो इसका फ्रंट वाला कितना होगा? 30। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं मुझे बताओ ज़रा। ठीक है, ये टोटल कितना है बेटा? 90। क्योंकि रेक्टेंगल अगर है तो ऑब्वियसली हर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 तो 30 चला गया, बचा कितना? 60। तो बेटा अगर ये 60 तो ये भी तो होगा 60 उस हिसाब से। ठीक है बेटा, ये जितना ये उतना है, तो फिर इसका फ्रंट वाला अगर हो रहा है 60 तो इसका फ्रंट वाला कितना होगा? 60 होगा कि नहीं? तो 90 से अगर 60 चला जा चुका है तो बचा कितना? 30। ठीक है, ये 30 तो फिर ये भी होगा 30, क्योंकि इसका फ्रंट वाला 30 तो इसका फ्रंट वाला भी 30। टोटल है 90 से 30 चला गया तो बचा कितना? 60। डन हो गया सारे एंगल। बीच का तो दिया ही नहीं है, अगर कुछ नाम दिया होता। ओके, नहीं करेंगे ना। देखो, बीच का करना है। सपोज मुझे पता नहीं ये क्या है, सपोज ये है एंगल 1। क्या है ये? एंगल 1। मुझे पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चे? कितना होता है? 180 डिग्री। तो 30 + 30 + 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 180, राइट? तो फिर 60 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। और एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, तो विच विल बी 120। तो क्या क्लियर हो रहा है बताओ? क्या क्लियर हुआ कि? यस मैम। ऑनलाइन बच्चे तुम्हें दिख रहा है ना? ओके, अब आगे देखो बच्चे। ओके बेटा, अगर ये हो गया 120 तो इसका फ्रंट वाला वर्टिकल अपोजिट होता है कि नहीं? तो दिस विल ऑल्सो भी 120 होगा कि नहीं बताओ जरा। ठीक उसी तरह बेटा, अगर यहाँ पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये 60 तो ये कितना होगा? 60 ही होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर दो एंगल का सम हो रहा है 120 तो 180 से 120 चला गया तो बचा कितना? 60। तो ये 60 तो ये भी 60। डन। सबको समझ आ गया? पक्का वाला? गारंटी वारंटी वाला? एक कर ले। तो अगर तो बी नंबर कर लो, करना है तो कर लो बी नंबर। तो सेकंड जो बी नंबर का था, बी नंबर का कुछ इस तरीके से था, रेक्टेंगल इस तरीके से था, और डायगोनल कुछ इस तरीके से था, और यहाँ पर था हमारा 110। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा 110 डिग्री। तो कैसे बाकी सारे एंगल को कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 110 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं? ठीक उसी तरह ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पैर एक आधा सर्कल बना रहे हैं कि नहीं? आधा सर्कल मान लो कितना है? 180 डिग्री। तो 180 में से ये तो हो गया 110, राइट? तो बचा कितना यहाँ पर? 180 में से 110 चला गया तो ये 70 होगा कि नहीं बताओ? ये 70 तो फिर ये भी 70 होगा, राइट? फिर यहाँ पर बोला कि ये चारों जो साइड है बेटा ये इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर इसका फ्रंट वाला एंगल जितना होगा इसका फ्रंट वाला एंगल उतना ही होगा। ठीक है, उस हिसाब से ये ए होगा तो ये भी ए ही होगा। चलो देखते हैं। 70 + a इक्वल टू कितना होगा बेटा? 180। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कहता है? एंगल सम प्रॉपर्टी हमें कहता है कि तीनों एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। फिर 70 + 2a इक्वल टू 180। फिर 2a इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 70। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2a इक्वल टू 110। फिर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 110/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 55। तो यहाँ पर भी 55 होगा। तो ये टोटल कितना है बेटा? 90 में से 55 चला गया तो बचा कितना बेटा? 90 में से 55 चला गया। 90 से 50 चला गया तो 40 से और 5 चला गया मतलब 35। तो ये 35 तो फिर ये भी 35 होगा। क्यों 35 होगा? क्योंकि ये दोनों बराबर जो है, ये दोनों अगर बराबर है तो इसका फ्रंट वाला एंगल जितना होगा इसका फ्रंट वाला एंगल उतना ही होगा। ठीक है, तो ये कितना है बेटा? 90 में से 35 चला गया तो बचा कितना? 55।
ठीक है। ये भी मेरा कितना है 90 है। ओके, ये क्या होगा, ये जितना है ये उतना है। अगर ये दोनों सही है तो इसका सामने वाला एंगल जितना होगा इसका सामने वाला एंगल उतना ही होगा। इसका सामने वाला एंगल 55 तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 55। ठीक है। ओके, टोटल कितना है बेटा 90 है, राइट। 90 में से 55 चला गया तो बचा कितना है यहाँ पर 35। तो यहाँ पर 35 तो यहाँ पर भी 35 उस हिसाब से, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है, ये लाइन और ये लाइन अगर सेम है तो इसका सामने वाला एंगल जितना होगा इसका सामने वाला एंगल भी उतना ही होगा। तो हेंस हमने सारा एंगल को फाइंड कर लिया। नंबर तुम्हें बोला गया है, तो तुम्हें बोला है जो डायगोनल्स होगा 2 नंबर में बोला है कि जो डायगोनल्स है बेटा वो 8 सेंटीमीटर का है। दोनों डायगोनल्स तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का है और तुम्हें डायगोनल्स को इस तरीके से बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जैसे कि उनका इंटरसेक्टिंग एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री होगा। चलो करते हैं पहले। तो दिया है हमारा डायगोनल्स कितने डिग्री का होना चाहिए, सॉरी कितने सेंटीमीटर का होंगे 8 सेंटीमीटर का। तो पहले हमने इस तरह खींचा 8 सेंटीमीटर। क्या किया हमने 8 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। अब क्या करेंगे देखो, क्योंकि जो हमें पता है डायगोनल्स क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं एट द मिड पॉइंट। तो हमें देखना है इसका मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट क्या है बेटा 4 सेंटीमीटर। इसका मिड पॉइंट क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इसका तो मिड पॉइंट लिख दोगे 4 सेंटीमीटर में इस तरह तुम्हें मार्क लगाना है। 4 सेंटीमीटर इस तरह का मार्क लगाना है, लगा दिया। फिर अब क्या करना है यहाँ पर तुम्हें 30 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है। कितना करना है 30 डिग्री, क्योंकि बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट में कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह लेना है और 30 डिग्री रहा ये, तो पॉइंट डालो और इन दोनों पॉइंट को तुम्हें ज्वाइन कर देने का। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को तुम्हें ज्वाइन कर देने का। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ज्वाइन करने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरह 4 होना चाहिए, इस तरह 4 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। होगा कि नहीं। तो ले जाना है हमारा स्केल से हम ले जाएंगे 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। राउंडवर्ड से 4 सेंटीमीटर हम मेजरमेंट ले लिया। फिर यहाँ रख के 4 सेंटीमीटर को हमने मार्क किया। फिर यहाँ रख के हमने 4 सेंटीमीटर को मार्क किया। अब इन सारे जो पॉइंट मुझे मिला, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इनको जस्ट जोड़ना है। क्या करोगे, इनको जोड़ना है। तो हो जाएगा तुम्हारा रेक्टेंगल जिसका डायगोनल्स होते हैं सेम और इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स 30 डिग्री में। समझ आया कि इनको जस्ट जोड़ देना है, इनको जस्ट जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर। तो बेटा यहाँ पर 30 डिग्री अगर मैं ना बोल के 45 डिग्री बोलती तो कोई दिक्कत होता। देखो हो गया रेक्टेंगल। बेटा यहाँ पर जो मैं 30 डिग्री बोली, अगर 30 डिग्री ना बोल के मैं 45 बोलती तो यहाँ पर तुम 30 डिग्री बदले 45 डिग्री लेते, और कोई डिग्री बोला जाता उतना डिग्री लेते। कोई दिक्कत बताओ, हो जाएगा पक्का वाला। तो 2 नंबर हो गया, तो 3 नंबर को चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है बेटा, यहाँ पर बोला गया कि कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ। बोला कि सर्कल को देखना है, उसका सेंटर क्या है ओ है। लाइन सेगमेंट्स पी एल और एम ए एम आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द फिगर ए पी एम एल। रीजन बताओ और एक्सपेरिमेंट टू द फिगर दिस आउट। ठीक है, रीजन बताना है। ठीक है, चलो देखो। तो बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि सर्कल कंसीडर करो, एक सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, तो हमने ले लिया एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर क्या था ओ था, जिसका सेंटर क्या था ओ। सेंटर पॉइंट हमने ले लिया ओ। ठीक है, अब बोला कि इसका डायमीटर। बेटा सर्कल का जो डायमीटर होता है इस सेंटर पॉइंट को होते हुए जाता है कि नहीं, सेंटर पॉइंट को होते हुए जाता है। बोला कि जो 2 डायमीटर होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मतलब क्या है 90 डिग्री में काटेंगे। तो पहले तो एक डायमीटर किसी भी तरीके से खींच लो, किसी भी डायरेक्शन में खींच लो, कैसे भी खींचो, पहले एक डायमीटर खींच लोगे। ठीक है, अब बोला कि क्योंकि दूसरा डायमीटर जो होगा इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मतलब क्या है 90 डिग्री में डिवाइड करेगा। तो डाल के यहाँ पर क्या करना, सेंटर में रख के 90 डिग्री बना देने का। क्या करना, ओके, या तो सेंटर में रख के प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री बनाओगे, नहीं तो क्या करोगे इसमें 90 डिग्री बनाए कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर रखना है, ठीक है, यहाँ पर रखना है ऊपर की तरफ 1 मार्क, नीचे की तरफ 1 मार्क। ठीक उसी तरह इस पॉइंट में रख के ऊपर की तरफ 1 मार्किंग देना है, नीचे की तरफ 1 मार्किंग देना है। जो तुम्हें 2 पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये वाला और ये वाला मिला कि नहीं। अब इन दोनों को तुम क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ये सेंटर से होते हुए गया कि नहीं बताओ। तो दिस इज द डायमीटर। ओके, बोला कि फर्स्ट वाला यहाँ पर बोला है कि लाइन सेगमेंट पी एल और ए एम आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर। ओके, तो एक है पी एल, दूसरा है ए एम।
परपेंडिकुलर डायमीटर हो गए कि नहीं, हो गए। बोले कि होने के बाद अब इनको जोड़ो जरा। बोले कि APLML APML इन सबको जोड़ो। चलो जोड़ते हैं, देखते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ने से जो तुम्हें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, बोले कि वो किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है और क्यों है, वो किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है और क्यों है। तो किसको कोई आइडिया आ रहा है? ये स्क्वायर है, क्योंकि जब डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या फिगर होता है? स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे कि APML इज अ स्क्वायर। क्या लिखेंगे? APML इज अ स्क्वायर। व्हाई इट इज स्क्वायर? बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, बिकॉज डायगोनल्स AM इज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर ऑफ PL। क्लियर? क्या बोलते हो? हो गया, समझ आ गया? ठीक, उसी तरह 3 नंबर अगर डन है तो फिर 4 नंबर को चलते हैं। 4 नंबर में क्या बोला है? 4 नंबर में हमें बोला है कि वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट 2 sticks of equal length and a thread. How do we make an exact 90 डिग्री यूजिंग दिस? ओ देखो, अभी तक हम 90 डिग्री बना रहे थे पेपर को फोल्ड करके। पेपर को इस तरीके से, हमारे पास कोई पेपर होता इस तरीके से हमारे पास, अभी तक हम क्या कर रहे थे? पेपर को इस तरह फोल्ड करते थे, पेपर को इस तरीके से फोल्ड करते थे। तो फोल्ड करके इस तरीके से हमारा एक लाइन आता था। फिर इसमें क्या करते थे? हम उल्टा फोल्ड करते थे, मतलब उसका इस तरीके से फोल्ड करते थे तो हमारा 90 डिग्री आ जाता था। इस तरीके से फोल्ड करने से हमारा 90 डिग्री आता था। देखो हुआ कि नहीं? ये 90 डिग्री मिला कि नहीं? मुझे 90 डिग्री मिला है कि नहीं? बोला कि अब मेरे पास सपोज पेपर नहीं है, सपोज मेरे पास पेपर नहीं है, बट है क्या? इस तरीके से सेम लेंथ का, इस तरीके से सेम लेंथ का मेरे पास 2 स्टिक है। तो सेम लेंथ का 2 स्टिक से तुम 90 डिग्री कैसे बनाओगे? सेम लेंथ का 2 स्टिक से तुम 90 डिग्री कैसे बनाओगे? दैट टू परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे? वही तो पूछा है ना, और कुछ दिया है क्वेश्चन, जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। बोला कि वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट 2 sticks ऑफ इक्वल लेंथ। ध्यान रहे, दोनों स्टिक का लेंथ कितना है? इक्वल है। और तुम्हारे पास एक थ्रेड है, तुम्हारे पास एक थ्रेड है। ठीक है, बोला कि हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस। इन सबको यूज करके तुम एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे बनाओगे? देखो बेटा, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री कब बनेंगे? जब इन दोनों का एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि सेम होगा तभी तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्योंकि जब स्क्वायर होगा तभी तो ये क्या करेंगे? डायगोनल 90 डिग्री में डिवाइड करेंगे। इसलिए तुम्हें इस तरीके से एडजस्ट करना है। यू हैव टू एडजस्ट। 4 नंबर में तुम्हें लिखना है, यू हैव टू, 4 नंबर में लिखना है, we have to adjust the sticks and thread in such a way that the thread connecting to end point of sticks is ओके। यहाँ पर लिखोगे दैट द लेंथ ऑफ थ्रेड। क्या लिखोगे? द लेंथ ऑफ थ्रेड कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट्स ऑफ स्टिक इज इक्वल ईच टाइम। ठीक है, जैसे कि समझ नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर डायग्राम, यहाँ पर तुम्हारा 2 स्टिक है, तुम इस तरीके से एडजस्ट करोगे जैसे कि इसका लेंथ जो थ्रेड है, इसका लेंथ जितना होगा, इसका लेंथ उतना होगा, इसका लेंथ उतना होगा, इसका भी लेंथ उतना होगा। और कर लोगे तो फिर ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर तुम्हारे स्क्वायर का दिया है प्रॉपर्टी। ओके, और दिया है 5 नंबर। क्या दिया है? जस्ट लास्ट नंबर है। बोला कि वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमने अभी देखा है वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा है कि जो रेक्टेंगल का, यहाँ पर देखो, जो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये हमने देखा कि नहीं? ठीक है। बोला कि कैन दिस बी चूजन एज डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। क्या अगर ये जस्ट पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हम इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं? सिर्फ पैरेलल होने से रेक्टेंगल हो सकते हैं? नो, क्योंकि ये वाला तो हो सकता है भी पैरेलल, बट क्या ये रेक्टेंगल है? क्या रेक्टेंगल है? नहीं है। तो फिर सिर्फ पैरेलल होने से, अगर पैरेलल अपोजिट साइड्स अगर सिर्फ पैरेलल और इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल नहीं होता है। तो होने के लिए क्या चाहिए? ऑल एंगल क्या चाहिए? 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है, बोला कि
कैन दिस बी चूजन एज डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? तो आंसर लिखेंगे नो। इन अदर वर्ड, अगर दूसरी बात मैं बोलूँ कि इन एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स एंड पैरेलल, बोला कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होते हैं, क्या उसे मैं रेक्टेंगल कह सकती हूँ? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये पैरेलल भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रम्बस भी तो हो सकते हैं। समझ आया? तो इसलिए वो रेक्टेंगल का नहीं कह सकते हम। रेक्टेंगल का फिर डेफिनेशन क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल हैविंग opposite sides are equal and parallel and all angles are 90 degree. Hence this figure out is completed.